गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं सेल बायोलॉजी के पीवाईक्यू का डिटेल सॉल्यूशन। ये पार्ट 1 है पीवाईक्यू का और ये हमारी जो सीरीज चल रही है सेल बायोलॉजी की उसी का ही पार्ट है ये। सेल बायोलॉजी की सीरीज में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ जो कि है लिपिड्स के ऊपर, और यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो भी लिपिड मेम्ब्रेन पे ही होंगे, यानी कि मेम्ब्रेन पे जो लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन पे ही होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको बाइलेयर के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पहले वो दोनों लेक्चर्स बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए, सो दैट आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि CSIR नेट का ही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से प्राइमरी फंक्शन फ्लिपेज का क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम फ्लिपेज की बात करें तो फ्लिपेज क्या होता है। फ्लिपेज एक ट्रांसलोकोन है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसलोकेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक चीज़ को दूसरी जगह लेकर जाता है। बेसिकली व्हाट इट विल डू, अगर हम हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है। ठीक है, यहाँ पर लिपिड के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम देखें वर्टिकली तो बाइलेयर है। जो आउटर साइड वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर लीफलेट, और जो इनर साइड वाली होती है उसको बोलते हैं इनर लीफलेट। उसको क्या बोला जाएगा, इनर लीफलेट बोला जाएगा। यहाँ पे अगर हम फ्लिपेज का काम देखें तो फ्लिपेज क्या करता है, आउटर से इनर लीफलेट में लिपिड मॉलिक्यूल को ट्रांसलोकेट करता है। ठीक है, आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी इस चीज को अच्छे से देख सकते हैं। फ्लिपेज क्या कर रहा है, आउटर लिपिड को इनर लिपिड लेयर में ला रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो क्या क्या है, हेल्प इन इंक्रीजिंग लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन इन द आउटर लीफलेट ऑफ द बाइलेयर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा इंटरेक्शन तो नहीं इंक्रीज कर रहा है। मूव सर्टेन फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स यानी कि लिपिड्स जिन पे फॉस्फेट अटैच है, फ्रॉम वन लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन टू अनदर। यस, एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट पे लेकर जा रहा है तो हम इसको सही बोल सकते हैं। लोकेलाइज मोर नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन द लिपिड बाइलेयर, नो, इससे तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। Cause uncoupling of V snares and T snares after fusion of incoming vesicle with target membrane. So ये ऑप्शन पे बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आसान सा इजी सा क्वेश्चन था, आप इसको चुटकियों में आंसर देख सकते हो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द जेल टू लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी कि जो मेम्ब्रेन है वो जेल स्टेट में है, जेल से हमें उसको लिक्विड ही बनाना है, यानी कि इसको हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेल को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उसकी जो मेम्ब्रेन है वो जेल से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट क्या है, फॉस्फोडिटाइलकोलिन लिपिड्स प्रेजेंट है, और इस तरीके से डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। किसी के पास फॉस्फोडिटाइलकोलिन एंड डाईओलियोइल है, किसी के पास ये दोनों है, किसी के पास ये दोनों है, किसी के पास ये दोनों है। हमें क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी, यानी कि सबसे कम टेम्परेचर किसको देना पड़ेगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा किसको देना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि देखो, अगर हमें किसी चीज़ को जेल से लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके बीच की जो बॉन्डिंग है उसको हम क्या कर रहे हैं, वीकर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो कि टाइटली बाउंड है और 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो कि इतने टाइटली बाउंड नहीं है, तो हमें किसको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा और इसको हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इन चारों में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि किसको हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उसके बॉन्ड टूट सके, और किसको हमें कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर डाईओलियोइल है। ठीक है, डाई है यानी कि 2। ठीक है, और ये किससे बनता है, ये बनता है ओलिक एसिड से। ओलिक एसिड में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओलिक एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम सबसे पहले टेम्परेचर की बात करें तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें किससे प्रोवाइड करना पड़ता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। वो कौन से होते हैं, जिनके पास एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। उसके बाद हमें किसको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं ट्रांस अनसैचुरेटेड को। ट्रांस अनसैचुरेटेड मतलब क्या, जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और फिर हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं सिस अनसैचुरेटेड में। सिस अनसैचुरेटेड भी कैसे होता है, डबल बॉन्ड वाले होते हैं। इनका डिटेल अगर आपको जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ओलिक एसिड में देखें तो ओलिक एसिड में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड,
ऑलिक एसिड में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इसको कितना टेम्परेचर लगेगा, इसको कम टेम्परेचर लगेगा एज कंपेयर टू अनदर, मोस्टली इसको कम टेम्परेचर लगेगा एज लॉन्ग एज बाकियों में ज्यादा डबल बॉन्ड ना प्रेजेंट हो। उसके बाद हमें इसको कार्बन नंबर को भी देखना है, अगर लॉन्गर चेन होगी यानी कि उसका बॉन्डिंग ज्यादा है, वहीं शॉर्टर चेन जो है उसमें बॉन्डिंग क्या होगी, कम होगी। तो लॉन्गर चेन वाले को आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, वहीं शॉर्ट चेन वाले को आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। ये ऑलिक एसिड है, ऑलिक एसिड में कितने कार्बन है, 18 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है भाई, देख लिया हमने। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट होता है पाल्मिटिक एसिड से। नेक्स्ट किससे बना हुआ है, पाल्मिटिक एसिड से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम पाल्मिटिक एसिड का देख लेते हैं, कितने कार्बन है, 16 कार्बन है। क्या कोई डबल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी कि कैसा है, सैचुरेटेड है। कैसा होगा, सैचुरेटेड। और हमें पता है सैचुरेटेड वाले को तो भाई मेल्ट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट स्टेरिक एसिड से बना। अगर हम स्टेरिक एसिड को देख लें तो स्टेरिक एसिड में क्या प्रेजेंट है, क्या कोई डबल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। कितने कार्बन है, 18 कार्बन है, यानी कि इसमें कार्बन भी ज्यादा और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। और लास्ट वाला क्या है, पाल्मिटिक प्लस ऑलिक एसिड, इन दोनों को मिला के। तो सबसे ज्यादा आप खुद ही बता सकते हो किसको लगेगा, स्टेरिक एसिड को लगेगा, क्योंकि उसमें एक तो लॉन्ग चेन है, उसके साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट नहीं है। तो DSPC से क्या मतलब है, PC है फॉस्फेटाइल कोलिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो DSPC का सबसे ज्यादा है, तो आपको आराम से पता चल गया हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर DPPC, DP यानी कि यहाँ पर ये जो पाल्मिटिक एसिड वाला है इसका इससे लो होगा, क्यों, क्योंकि ये भी सैचुरेटेड और कार्बन नंबर कम है। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद इस वाले का होगा जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों है, और उसके बाद लास्ट में ये अनसैचुरेटेड वाले का होगा। तो बी ऑप्शन कैसा है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला क्वेश्चन पे अगर हम जाए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोथ स्फिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोग्लिसराइड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फोग्लिसराइड्स दोनों के दोनों कैसे, दोनों के दोनों फॉस्फोलिपिड्स हैं। Which one of the following statement is not correct? इन दोनों से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सबसे पहले अगर हम स्फिंगोमाइलिन और फॉस्फोग्लिसराइड्स के बारे में देख लें तो दोनों में क्या फ़र्क होता है। फॉस्फोग्लिसराइड्स में जो फैटी एसिड है वो अटैच होता है ग्लिसरॉल के साथ। ये किसके साथ अटैच होता है, ग्लिसरॉल के साथ अटैच होगा। वहीं स्फिंगोमाइलिन में जो फैटी एसिड है वो अटैच होता है स्फिंगोसिन के साथ। वो किसके साथ अटैच होगा, स्फिंगोसिन के साथ अटैच होता है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड्स है स्फिंगोमाइलिन के बीच में आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या बोली है, व्हाइल वन हैज अ फैटी एसिड टेल अटैच्ड वाया एस्टर बॉन्ड इन द अदर फैटी एसिड टेल इज अटैच्ड वाया अ अमाइड बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल से अटैच हो रहा है या फैटी एसिड स्फिंगोसिन से अटैच हो रहा है, तो किसी एक में एस्टर बॉन्ड से अटैच हो रहा है और किसी एक में अमाइड बॉन्ड से अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें, ये देखो ये स्फिंगोमाइलिन है। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन में आप देख सकते हो यहाँ पे NH है और यहाँ पे प्रेजेंट है ये CH। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है अमाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ रहा है, अमाइड बॉन्ड प्रेजेंट आ रहा है। वहीं अगर हम यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो इस तरफ क्या प्रेजेंट है, इस तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है एस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई सही। अमाइड लिंकेज होती है इसमें और एस्टर लिंकेज होती है इसमें। सेकेंड, the hydrophilicity of both is dependent on phosphate group and other head group attached to the phosphate group। यानी कि हाइड्रोफिलिक जो नेचर होता है, यानी कि वाटर लविंग जो नेचर होता है, वो इन दोनों का ही किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है, या फिर जो हेड ग्रुप अटैच है फॉस्फेट ग्रुप से उससे होता है। तो सबसे पहले अगर हम फैटी एसिड की चेन देख लें दोनों में ही, तो फैटी एसिड की चेन दोनों में कैसी होती है, दोनों में ही फैटी एसिड चेन, तो भाई सिंपल सी बात है, फैटी एसिड चेन में तो कुछ नहीं प्रेजेंट होता, कुछ नहीं प्रेजेंट होता यानी कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। उसमें सिर्फ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है COOH, और वो COOH भी किससे अटैच होता है, फॉस्फेट से अटैच होता है। यहाँ पर भी किससे अटैच है, फॉस्फेट से अटैच है। और फॉस्फेट हमें पता है कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। फॉस्फेट कैसा है, हाइड्रोफिलिक है।
तो ये वाली बात तो ठीक है। और यहाँ पर इस पे जो ग्रुप अटैच होगा, इस पे भी और इस पे भी जो ग्रुप अटैच होगा वो हाइड्रोफिलिक ही होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गई कि भाई येस, द हाइड्रोफिलिसिटी ऑफ बोथ इज डिपेंडेंट ऑन फॉस्फेट ग्रुप एंड अदर हेड ग्रुप अटैच टू द फॉस्फेट। क्योंकि वो फैटी एसिड तो बोल रहा है भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये इतनी बात करनी है तो बोलो, नहीं तो हम इससे आगे तो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई। यहाँ पर एक मिनट, ये जो है अमाइड लिंकेज ये वाली है, इसको थोड़ा सा हम ऐसे मेंशन कर देते हैं, ये वाली है अमाइड लिंकेज। ठीक है, अमाइड लिंकेज दैट इज CONH। आगे नेक्स्ट अगर हम चलें, ओनली वन ऑफ देम मे कंटेन अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि या तो स्फिंगोमाइलिन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकती है या फिर इसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है। ये तो बात बिल्कुल ही गलत हो गई, क्योंकि स्फिंगोमाइलिन के पास डबल बॉन्ड हो सकता है, ऐसे ही फॉस्फोग्लिसराइड्स के पास भी डबल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड से तो कोई नहीं रोक सकता है इनको, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दोनों के पास ही क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन में तो जो स्फिंगोसिन स्ट्रक्चर होता है उसी के पास डबल बॉन्ड है, और फॉस्फोग्लिसराइड्स में जो नई फैटी एसिड अटैच होगी, हमें नहीं पता वो सैचुरेटेड अटैच होगी अनसैचुरेटेड अटैच होगी, तो वो अनसैचुरेटेड भी अटैच हो सकती है। तो इस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हो गया सही, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया। नेक्स्ट पूछे, बोथ में हैव कोलिन एज हेड ग्रुप। यस, बेशक, जैसे कि ये वाला जो ग्रुप है वो कोलिन है, यहाँ पर भी कोलिन हो सकता है फॉस्फेट से अटैच होकर। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है, सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है, सी स्टेटमेंट गलत है, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है लिपिड राफ्ट्स के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लिपिड राफ्ट्स आर रिच इन बोथ स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल प्लेज अ सेंट्रल रोल इन राफ्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन सिंस लिपिड राफ्ट्स अपेरेंटली डू नॉट फॉर्म इन इट्स एब्सेंस। मतलब कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो राफ्ट्स नहीं बन पाएंगे। Why do you think cholesterol is essential for formation of lipid rafts? क्यों lipid rafts इतने जरूरी है? ठीक है भाई, ऑप्शंस क्या है, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजेस द मोबिलिटी ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इन द लिपिड बाइलेयर, लार्ज हेड ग्रुप ऑफ स्फिंगोलिपिड्स रिपेल ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इंटरैक्ट्स विथ फैटी एसिड्स टेल्स इन द मेम्ब्रेन, the planar cholesterol molecules are postulated to fill the void that form underneath the large head groups of the sphingolipids। ठीक है, ये हमने देख लिया। सबसे पहले अगर हम देखें तो लार्ज हेड ग्रुप्स ऑफ स्फिंगोलिपिड्स रिपेल ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर वो रिपेल करता है कोलेस्ट्रॉल के प्रेजेंस में तो कोलेस्ट्रॉल को होना नहीं चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, बल्कि कोलेस्ट्रॉल उनको स्टेबल बना रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं उनका हेड एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर हेड पे क्या क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस पर कोई और ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली हेड क्या होता है, हेड बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये जो समझो दो हेड है, यहाँ पर क्या है, ये दो स्फिंगोलिपिड्स है, दोनों के हेड है, और इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है टेल, इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है टेल। इन दोनों के टेल के बीच में आप देख सकते हो कि इतनी स्पेस खाली है, इतनी स्पेस क्या हो गई, खाली हो गई। अब इतनी स्पेस खाली है, तो अगर आप इन दोनों के बीच में एक और स्फिंगोलिपिड डाल दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कुछ सॉल्यूशन तो होने नहीं वाला, क्योंकि इन दोनों की टेल के बीच में स्पेस अभी भी रहेगी। तो अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप इन दोनों के बीच में कोलेस्ट्रॉल को इंट्रोड्यूस कर दोगे ना, तो कोलेस्ट्रॉल का जो हेड होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का जो पोलर रीजन होता है वो बहुत कम होता है, दैट इज ओनली OH। वो कैसा होता है, सिर्फ और सिर्फ OH होता है, जिसके साथ अटैच होती है एक लंबी सी चेन, जिसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक चेन। उसके साथ अटैच होगी एक हाइड्रोफोबिक चेन, तो यहाँ पर OH होता है, OH से अटैच होता है, इस तरीके से रिंग्स अटैच होती है, और उस रिंग्स के बाद एक हाइड्रोफोबिक टेल आ जाती है, इस तरीके से रिंग्स अटैच होगी और उसके बाद आ जाती है हाइड्रोफोबिक टेल। तो यहाँ पर ये वाली जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये पूरे अच्छे से क्या कर सकती है, इस वॉइड को फिल कर सकती है, और यहाँ पर टेल इतना सा है तो वो इन दोनों के बीच में इंटरैक्ट कर सकता है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कोलेस्ट्रॉल का आ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, इधर अगर आप देखेंगे तो ये येलो कलर के दिखा रखे हैं स्फिंगोलिपिड्स, और उनके साथ साथ ये जो रेड कलर के हैं ये कोलेस्ट्रॉल है।
तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा कि तो प्लेनर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर पोस्टुलेटेड टू फिल द वॉइड्स ऑफ फॉर्म अंडरनीथ द लार्ज हेड ग्रुप्स ऑफ स्फिंगोलिपिड्स। तो ए क्या करेगा, ये फिल कर देगा उस स्पेस को। तो डी ऑप्शन कैसा है, बिल्कुल सही। अगला अगर हम चले तो अगला क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट्स आर। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिपिड राफ्ट फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने 2 मिनट पहले ही क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर बोला गया था स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था। तो ये सिर्फ क्वेश्चन उस टाइप का, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल डायरेक्ट आंसर है इसका। तो अगले क्वेश्चन में अगर हम चले तो बोल रहा है आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लिपिड बाइलेयर परमिएबिलिटी। कि लिपिड बाइलेयर परमिएबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बतानी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिपिड बाइलेयर के स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक टेल जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल को पानी से तो भाई, या फिर हम बोल सकते हैं पोलार मॉलिक्यूल से इसको डर लगता है। इसको क्या लगता है, पोलार मॉलिक्यूल से डर लगता है। ये किसको पास होने देगी, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इजीली पास होने देगी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल इजीली पास हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इजीली पास हो जाएगा। वहीं पोलर मॉलिक्यूल को पास होने में दिक्कत आएगी, वो परमिएबिलिटी नहीं शो करेगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, वाटर दिया हुआ है, इथेनॉल दिया हुआ है, नाइट्रोजन गैस, ग्लूकोज, कैल्शियम एंड आरएनए। इन सब में से हमें देखना है कि कौन सा सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो हमें इजीली पता है नाइट्रोजन जो है N2 जो है वो कैसा है, ये इकलौता इन सब में से ऐसा होगा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये इकलौता कैसा है, नॉन पोलर। तो सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी कौन शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है ये शो करेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा का किसका दिया हुआ है, N2 का ही दिया हुआ है, और एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है तो हमें डायरेक्टली पता चल गया ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आरएनए को अगर हम देखें तो आरएनए में तो बहुत सारे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। चार्ज मॉलिक्यूल तो बाइलेयर अलाउ ही नहीं करेगी। कैल्शियम के पास भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसको भी अलाउ नहीं करेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आराम से आपको पता चल गया, बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए था कि लिपिड परमिएबिलिटी कैसे होती है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन इज मोस्टली लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हमने जैसा कि बोला कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाई लेयर है, तो उसमें से जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर लीफलेट में प्रेजेंट होता है आरबीसी के। जब अब हमें क्या करना है, ये फैक्ट को प्रूफ करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस फैक्ट को प्रूफ करना है। तो आपको क्या प्रोवाइड किया गया है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन स्पेसिफिक लाइटिक एंजाइम। ऐसा एंजाइम है जो कि क्या कर सकता है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन को लाइस कर सकता है, यानी कि उसको ब्रेक कर सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या दिया गया है, एंड अदर रिएजेंट्स नीडेड। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट टू बी कैरिड आउट टू सेटल दिस इश्यू। आपको एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट सेट करना है। देखो सबसे पहले अगर पीएससी दिया हुआ है तो पीएससी क्या कर सकता है, जो भी अगर मॉलिक्यूल कोई फॉस्फेटिडाइल सेरीन आउटसाइड यानी कि आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है उनको तो ब्रेक कर सकता है, लेकिन अगर कुछ इनर लीफलेट में प्रेजेंट है तो उसको वो बेचारा ब्रेक नहीं कर पाएगा। वो बोल रहा है मुझे दिख ही नहीं रहे, कहाँ है भाई, मुझे दिख ही नहीं रहे, कौन से फॉस्फेटिडाइल सेरीन मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो वो उनको ब्रेक नहीं कर सकता एज लॉन्ग एज फॉस्फेटिडाइल सेरीन बाहर ना आए। ठीक है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, फॉस्फेटिडाइल सेरीन अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसको हमें बाहर की तरफ लाना पड़ेगा, तभी फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंजाइम इसको ब्रेक कर सकता है। तो उसके लिए आप देखो, सबसे पहले आपने आरबीसी लिया, आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है। आपने सबसे पहले आरबीसी लिया, अगर आप डायरेक्टली पीएससी दे दोगे ना तो एंजाइम उसको नहीं ब्रेक डाउन कर पाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन नहीं कर सकते, ये भी ऑप्शन नहीं कर सकते। फिर ऑप्शन है इनसाइड आउट वेसिकल्स, राइट साइड आउट वेसिकल्स। इनसाइड आउट वेसिकल्स यानी कि जो इनर साइड है वो कहाँ आ जाए, वो आउटर की साइड आ जाएगी। इनर इनसाइड आउट वेसिकल, इनसाइड वाली जो जगह है वो कहाँ आ जाए, आउटसाइड आ जाए। इनसाइड वाला जो लिफलेट है वो आउटसाइड आ जाए, तो उससे फॉस्फेटिडाइल सेरीन एक्सपोज हो जाएंगे पीएससी से, और उसके बाद थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी कर सकते हो आप। क्रोमैटोग्राफी करोगे तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा।
तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। राइट साइड आउट वेसिकल्स यानी कि जो बाहर है वो बाहर है और जो अंदर है वो अंदर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक और क्वेश्चन देख लें अगर हम यहाँ पर, वंस अगेन लिपिड ड्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर बाइलेयर एग्रीगेट इनटू मल्टीपल टाइनी राफ्ट्स इंस्टेड ऑफ अ लार्ज वन। यानी कि जो स्फिंगोलिपिड्स और जो कोलेस्ट्रॉल है वो मल्टीपल टाइनी राफ्ट्स बनाते हैं इंस्टेड ऑफ एक बड़ा सा राफ्ट बनाने। मतलब यहाँ पे अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो मल्टीपल छोटे छोटे राफ्ट्स बनाएंगे इंस्टेड के एक बड़ा सा राफ्ट बना लें। कंसीडरिंग दैट साइज ऑफ द राफ्ट डिपेंड्स ऑन द एफिनिटी ऑफ स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल फॉर one another and other lipids in the membrane. Choose the option that best describes the property. इन्होंने क्या बोला है कि कंसीडरिंग द साइज ऑफ लिपिड राफ्ट्स, हम ये कंसीडर कर लें कि लिपिड राफ्ट का जो साइज है वो डिपेंड करता है स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की एफिनिटी पे, और फॉर वन अनदर एंड अदर लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन, उनकी एक दूसरे के साथ और दूसरे लिपिड्स के साथ जो एफिनिटी है उस पर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से आपको चूज करना है बेस्ट प्रॉपर्टी, बेस्ट जो डिस्क्राइब करता है प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले क्या है, एस एंड सी बाइंड्स टू वन अनदर टाइटली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर लिपिड मॉलिक्यूल, कि ये एक दूसरे से टाइटली बाउंड हो सकती है और बाकी लिपिड मॉलिक्यूल से तो इंडिपेंडेंट है वो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, लिपिड मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली बाकी लिपिड से तो बाइंड करेंगे, ऐसे भेदभाव तो करेंगे नहीं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। एस एंड सी बाइंड टू वन अनदर विद सेम एफिनिटी एज दे बाइंड्स टू अदर लिपिड स्पीशीज ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर ये सबसे इक्वली ही एफिनिटी के साथ बाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स फॉर्म ही कैसे होंगे, ये कैसे फॉर्म होंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि स्फिंगोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल थोड़ी ज्यादा एफिनिटी शो कर रहे हैं एज कंपेयर टू बाकी लिपिड मॉलिक्यूल के। तो ये ऑप्शन ठीक है, अभी हम होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल बाइंड टू वन अनदर with high affinity under the influence of some cytoskeletal elements, यानी कि यहाँ पर अंदर जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स है वो उसकी वजह से वो हाई एफिनिटी से बाइंड हो रहे हैं। लास्ट क्या है, स्फिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल हैव स्लाइटली हायर एफिनिटी देन अदर लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आर इन डायनामिक विद देयर फ्री फॉर्म्स। और कैसे, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, फ्री फॉर्म्स, मतलब इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, बाहर कहीं पे भी जा सकते हैं। डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, एक जगह ही रुक के नहीं रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो यही वाली है कि स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के पास एक दूसरे के लिए ज्यादा एफिनिटी होती है एज कम्पेयर टू अदर लिपिड्स, इसलिए ये दोनों ज्यादा लिपिड राफ्ट्स में हमें मिलते हैं। वहीं ये स्टैटिक नहीं है, क्या करते हैं, ये डायनामिक है, तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से यहाँ इनको जहां पे स्फिंगोलिपिड को कोलेस्ट्रॉल मिल गया ये वहां पर क्या बनाने लग जाएंगे, लिपिड राफ्ट। ऐसे ही यहाँ पर होगा, ऐसे ही यहाँ पे होगा, ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे हमारे लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 से। अब बाकी हम आगे जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे उनके भी हम PYQ क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। आई होप आपको ये वाला जो लेक्चर है बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एज आई ऑलवेज से गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।